दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध इतना भयंकर होता जा रहा है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। इजराइल जिसको हनक थी, इजराइल जिसको घमंड था, इजराइल जिसको नाज था कि उसके पास दुनिया का आधुनिक हथियार है और वो दुनिया पर विश्व विजेता की तरह रहेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल के 50 लाख लोग बंकर में छुप के रह रहे हैं। हमास, हूती और हिजबुल्लाह के मिसाइल जो हैं वो रोज़ 3 से 4 लाख लोग, जैसे ही मिसाइल आसमान में आता है वो भागने लगते हैं। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया है और क्या डोनाल्ड ट्रंप जिसने वादा किया था वो वादे से मुकर जाएगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, हमास, हूती और हिजबुल्लाह के डर से इजराइल के लगभग 50 लाख लोग बंकर में रहने को मजबूर हैं। सोचिए, कहाँ 1 साल पहले इजराइल दुनिया का ताकतवर देश माना जाता था। उसके पास आधुनिक तकनीक, आधुनिक हथियार, आधुनिक प्लेन, आधुनिक नौसैनिक थे। कहाँ उसे गुमान था कि वो फिलिस्तीन को मिनटों में दबोच लेगा, कहाँ उसे गुमान था कि हमास को ख़त्म कर देगा। लेकिन सोचिए, हमास, हिजबुल्लाह और हूती ने उसको बेनकाब कर दिया है। ये अलग बात है कि जो हिजबुल्लाह, हमास और हूती जिसको ये आतंकी कहता था, उसने साबित कर दिया है कि वो आतंकी नहीं है। वो युद्ध के नियमों का पालन कर रहे हैं और युद्ध के नियमों को कोई अगर तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। सोचिए, इस दुनिया में और ख़ासकर भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया किस तरह से खालिस्तान, पाकिस्तान, आपको बता दें अफ़गानिस्तान के नाम पर राजनीति करती है और पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाती है। हर मामले में वो लिखेंगे तालिबानी सज़ा, तालिबानी सोच। अब तालिबान के साथ भारत के रिश्ते हैं। हमास, हूती और हिजबुल्लाह को इन लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दिया कि ये आतंकी संगठन है, जबकि ऐसा नहीं है। खुद भारत सरकार न तो तालिबान को, न ही हमास को, न हूती को, न हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। अब जाकर ये साफ हो गया है कि ये तमाम संगठन जो है वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं और सीधे सीधे हिजबुल्लाह के लड़ाके, हमास के लड़ाके और हूती के लड़ाके जो हैं वो इजराइल के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। तो दुनिया के लगभग, पहले ही आपको बताया था, 124 देशों ने वारंट जारी कर दिया है कि वो गिरफ्तार कर लेगा बेंजामिन नेतन्याहू को, क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल है। वहीं कनाडा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू का पैर हमारे ज़मीन पर पड़ा तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। तो सोचिए, 124 देश जो हैं वो अरेस्ट वारंट लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। वहीं 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की, 50 लाख लोग बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। तो बताइए किसका नुकसान हुआ? आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन जिस पर हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, वो एक गरीब मुल्क है। उसके पास नौसैनिक नहीं है, आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, अपना हवाई जहाज़ नहीं है। वो खेती करने वाले किसानों का देश था, लेकिन उसको तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इजराइल ने अब तक हमास पर काबू नहीं पाया है। इजराइल ने अब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटा पाया है, चाहे वो गज़ा हो, चाहे इन तमाम बड़े शहरों पर जो इजरायली सैनिक हैं वो रोज़ मारे जा रहे हैं। इजराइल के बॉम्बर जो ड्रोन है उसको मारा जा रहा है, इजराइल के जो सैनिक व्हीकल है उसको निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि मर्केवा टैंक को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ग्राउंड पर जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, इजराइल को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। वहीं हूती के जो लड़ाके, उन्होंने समंदर में मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन सबसे खतरनाक है लेबनान के हिजबुल्लाह। जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई मिसाइल आता है, 10 से 5 लाख इजरायली बेतहाशा भागने लगते हैं और बंकर में छुप जाते हैं। और अब ये स्थिति हो गई है कि लगभग 50 लाख इजरायली जो है वो बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। और ये युद्ध समाप्त तो होने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। इस युद्ध में सीधे सीधे अब ईरान भी शामिल है और हथियारों का खेल जारी है। इससे पहले आपको ले चलेंगे युद्ध कब समाप्त होगा उसकी संभावना पर। रूस
इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। रूस के खिलाफ यूक्रेन को तमाम हथियार दिए गए, अमेरिका द्वारा, जर्मनी द्वारा, फ्रांस द्वारा, इंग्लैंड द्वारा, और यूक्रेन में रूस फंस गया। वो न निकल पा रहा था, न उगल पा रहा था, युद्ध में फंसता चला गया और यूक्रेन को हथियार मिलते रहे। यहीं पर मौका मिल गया रूस को, और रूस और चीन ने मिलकर जब इजराइल ने हमला किया फिलिस्तीन पर, तो वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, मुस्लिम देशों के साथ खड़े हो गए और हथियार की भी सप्लाई करने लगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। अब ट्रंप ने कहा था कि हम युद्ध बंद करवा देंगे, लेकिन उसने रूस से तो बात की, यूक्रेन से तो बात की, लेकिन हमास और इजराइल वाले युद्ध के बारे में कोई बात नहीं हुई है। अब रूस इसी के ताक में है, तो एक वर्ल्ड वॉर तो वहाँ छिड़ने के कगार पर है। रूस ने सबसे मारक मिसाइल का हमला किया है यूक्रेन पर। रूस ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे यहाँ कुछ भी हमला हुआ, अगर यूक्रेन की तरफ से कोई हमला हुआ, कोई मिसाइल आया जिसको तैनाती की गई है, क्योंकि यूक्रेन को अभी भी अमेरिका ने कुछ मिसाइल दिए हैं, वैसे जर्मनी ने साफ कर दिया है कि हमने कोई मिसाइल नहीं दिया, हमारा कोई मतलब नहीं है। लगभग यूरोपियन देशों ने हाथ खींच लिया है, लेकिन रूस का कहना है कि जिस भी देश का हथियार रूस पर आएगा, हम उस देश पर एटॉमिक हमला करेंगे, और यहीं से मामला बिगड़ता जा रहा है। और सोचिए कि अमेरिका की कोशिश है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करा दिया जाए, लेकिन वो अपना हथियार बेचना बंद नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई करता रहे। यही रूस के लिए भी मौका है, और रूस भी चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध समाप्त न हो और हम हथियारों की सप्लाई करते रहे। तो सोचिए एक सनकी शख्स कैसे अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को युद्ध में धकेल सकता है। और यही किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उसने इस देश को युद्ध में धकेल दिया। देश पूरी तरह से युद्ध में घिर गया है, और जो संपन्न इजराइल था, जो खुश इजराइल था, जो तकनीक में आगे था इजराइल, उसने एक सनकी राष्ट्रपति की वजह से अपने आप को फंसा लिया है। सोचिए इजराइल ने कहाँ लोगों को कहा था कि वो युद्ध में जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको अगर फ्लैशबैक में ले चले तो इजराइल में चुनाव होना था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फंस चुके थे। वो डेमोक्रेसी पर कंट्रोल चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल चाहते थे। इसी को लेकर तेल अवीव में लगातार बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, एक एक महीने का प्रदर्शन चल रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू को लग गया था कि वो सत्ता में नहीं आएगा, और इसीलिए उसने राष्ट्रवाद के नाम पर इजराइल को युद्ध में धकेल दिया। और नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे युद्ध खिसकता जा रहा है, चुनाव टलता जा रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सत्ता में है। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस तक 3 से 4 बार हमले हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि गरीब देशों पर हमला करके इजराइल को कुछ नहीं मिला। न फिलिस्तीन पर हमला करके कुछ मिला, न लेबनान पर हमला करके कुछ मिला। वहीं उसके खिलाफ 7 देश इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हैं। यमन के लड़ाके हुती, उन्होंने पानी में मोर्चा संभाल रखा है, और एक भी जहाज, चाहे वो रसद हो उसमें या खाना पीना हो, इजराइल का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। वहीं सोचिए दूसरी तरफ लेबनान के जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह, वो रोज़ रॉकेट दाग रहे हैं, और एक एक रॉकेट के डर से 5 से 7 लाख लोग भागने लगते हैं शहरों के। एक रॉकेट जब शहर की तरफ आता है तो पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की, 50 लाख लोग बंकर में रहने के लिए मजबूर है। ये है ताकत हमास, हिजबुल्लाह और हुती का। वहीं मुस्लिम देश एक साथ हो गए हैं, इस्लामिक देश एक साथ हो गए हैं। वहीं 124 देशों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। तो ये स्थिति बन गई है। तो रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो और भयानक मोड़ पर है। अमेरिका चुपचाप खेल देख रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि रूस को साधा जाए, लेकिन अमेरिका की असली लड़ाई चीन से है, और चीन को लगता है कि जब से एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी जो है वो चीन की इकॉनमी को पीछे धकेलना चाहता है, इसलिए चीन का भी अपना इंटरेस्ट है कि इस युद्ध को ख़त्म ना हो और रूस यूक्रेन फंसा रहे, हमास और फिलिस्तीन और इजराइल फंसा रहे, ताकि रूस अपना हथियार बेचता रहे। तो अगर आप किसी ऐसे देश में हो जो बहुत मजबूत ना हो, या मजबूत देश के भी हैं, और अगर आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध की तरफ धकेल रहा है देश को, तो सावधानी होकर सोचिएगा कि कहीं वो अपनी सत्ता तो नहीं बचा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलहाल यही किया है, और ये सबसे बड़ी खबर है।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।